अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे डब्ल्यूएचओ के बारे में, यूनिसेफ के बारे में, और आज इंशाल्लाह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर में कुछ निमोनिक्स भी दूंगा जो कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मदद कर पाएंगे प्रोफ में और वाइवास में। ठीक है, तो डब्ल्यूएचओ पर आ जाते हैं। डब्ल्यूएचओ क्या है? स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कब बनी? 7 अप्रैल 1948 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे? जिनीवा, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या हुआ कि बेहतर से बेहतर हेल्थ जो है अपने लोगों को प्रोवाइड की जाए, अपने नहीं पूरी दुनिया के लोगों को प्रोवाइड की जाए। ठीक है, फिर देखें अब ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये पूरी एक ही ऑफिस में तो वर्क नहीं कर पाएगा ना पूरी दुनिया के लिए, तो इसने अपने आप को ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया ताकि वो ब्रांचेस जो हैं वो स्पेसिफिक रीजन्स को कवर करे और वहाँ पे हेल्थ को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। जैसे इमरो, साइरो, वेप्रो, एफ्रो, एमरो, यूरो। अब इमरो क्या है? ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन। ठीक है, पहले ये कहाँ पे था? अलेक्जेंड्रिया में। अब कहाँ पे है? कायरो, इजिप्ट में है। ठीक है, पाकिस्तान जो है वो एशियन वाले के अंडर नहीं काम करता बट इमरो के साथ है। ठीक है, मेंबर है इमरो का। फिर साइरो आ जाता है, साउथ ईस्ट एशिया रीजन। ये कहाँ पे लोकेटेड है? न्यू दिल्ली, इंडिया में। इसी वजह से पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं है और एमरो का हिस्सा है। ठीक है, फिर वेप्रो आ जाता है, वेस्टर्न पैसिफिक रीजन। इसका हेड ऑफिस कहाँ पे? मैनीला, फिलीपींस में है। फिर एफ्रो आ जाता है, अफ्रीकन रीजन। इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? ब्राज़ीलिया, कॉन्गो में। फिर एमरो आ जाता है, अफ्रीकन रीजन। हेड क्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन में। यूरोप, इसका कहाँ पे? कोपेनहेगन, डेनमार्क में। ठीक, अब डब्ल्यूएचओ फंक्शन कर रहा है लोगों के लिए, तो इसके क्या क्या फंक्शन होंगे? इसके लिए एक बेहतरीन से निमोनिक है, आई एम नॉट फॉर सेल। ठीक है, जैसे आई स्टैंड्स फॉर ऑब्टेन करना इंफॉर्मेटिव डेटा ऑन किसके लिए? वाइटल स्टैटिस्टिक्स। तो आई इंफॉर्मेटिव डेटा हो गया, डेटा कलेक्शन। ठीक है, फिर ए आ गया। ए का क्या? ए में क्या होगा कि असिस्ट करना गवर्नमेंट को। डब्ल्यूएचओ का फंक्शन होगा ना कि डिफरेंट गवर्नमेंट्स को असिस्ट करना ताकि वो अपनी हेल्थ सर्विसेज को क्या कर सके? बेहतर से बेहतर बना सके। तो ए से क्या हो जाएगा? असिस्ट हो गया। ठीक है, एम से मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाना लोगों की, मेंटल हेल्थ। एन से नॉट फॉर सेल वाला। एन में क्या होगा कि न्यूट्रिशन प्रॉपर प्रोवाइड करना, प्रॉपर न्यूट्रिशन पे फोकस करना, हाउसिंग सैनिटेशन। तो एन से न्यूट्रिशन हो गया। एफ से फैमिली हेल्थ को बेहतर करना, फैमिली हेल्थ को बेहतर करना। और सेल आखिरी में। एस स्टैंड फॉर साइंटिफिक प्रोफेशनल ग्रुप के दरमियान कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन को अच्छा बनाना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च हो सके डिफरेंट बीमारियों पर और लोगों को बचाया जा सके। तो साइंटिफिक कोऑर्डिनेशन। ठीक है, फिर उसके बाद डब्ल्यूएचओ ने कुछ दिन रखे हुए कि उन डेज़ में किन किन चीज़ों को प्रमोट किया जाएगा, आवाम को बताया जाएगा कि इन चीज़ों पे फोकस रखना है। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ों को एक ही दिन में प्रमोट तो नहीं किया जा सकता ना, पूरे साल में डिफरेंट डेज रखे हुए हैं, उन डेज़ में उन चीज़ों को प्रमोट किया जाएगा। जैसे लेप्रेसी डे, लेप्रेसी के मुतालिक आगाही दी जाएगी 27 जनवरी को। वाटर डे 22 मार्च को। पानी का किस तरह इस्तेमाल करना है, कैसे पानी को यूज़ करना है, और बीमारियां जो होती हैं उनके मुतालिक प्रमोट करना लोगों को। फिर टीबी डे हो गया 24 मार्च। हेल्थ इसी तरह 7 अप्रैल एस्मा डे, रेड क्रॉस डे, इस तरह ये पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, वॉल्टियर डे 5 दिसंबर हो गया, एड्स डे 1 दिसंबर हो गया। तो फिर हम आ जाते हैं यूनिसेफ की तरफ। अब यूनिसेफ क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल इमरजेंसी फंड। कब बना था? 1946 में। अब देखें 1946 जो था वो वर्ल्ड वॉर टू का एरा था। उसमें ज़्यादातर बच्चे इफेक्ट हो रहे थे और चूंकि बच्चे हमारा मुस्तकबिल होते हैं, इस वजह से उन पे फोकस करने के लिए यूनिसेफ बनाया गया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? न्यूयॉर्क में। ठीक है, अब फंक्शन क्या क्या है यूनिसेफ की? चिल्ड्रन के साथ मोस्टली फोकस्ड है। चिल्ड्रन हेल्थ को पे फोकस करेगा, चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पे फोकस करेगा, फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर पे और चिल्ड्रन एजुकेशन पे फोकस करेगा। अब यूनिसेफ ने पाकिस्तान में क्या क्या काम किया है? हेल्थ को प्रमोट किया, न्यूट्रिशन को प्रमोट किया, किन की? बच्चों की। ठीक है, बच्चों की और वुमेन की। ठीक है, फिर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स प्रोवाइड किए हैं बच्चों के लिए ताकि उनको बीमारियों से बचाया जा सके।
पोलियो इरेडिकेशन में बड़ा काम किया है यूनिसेफ ने पाकिस्तान के साथ। एजुकेशन पे काम किया है ताकि बेहतर से बेहतर एजुकेशन मिल सके और चाइल्ड लेबर को जो है कम से कम किया जा सके। फिर चाइल्ड की प्रोटेक्शन में के लिए लॉज ऐसे लेजिस्लेचर्स मुतारिफ करवाए जिसमें जो क्रिमिनल्स हैं जो कि बच्चों के साथ इन्वॉल्व होंगे उनको कड़ी से कड़ी सज़ाएँ दी जा सकें। फिर वाटर हाइजीन एंड सैनिटेशन, ज़िंदगी की ज़रूरत है पानी, और अगर पानी ही ख़राब होगा तो ग्रोथ कैसी होगी, डेवलपमेंट कैसे होगी, इसलिए इस पे फोकस किया गया और ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज प्रोवाइड की गई। अब इसके लिए निमोनिक क्या है, परवेज़ न्यू हिप्स। ठीक है, परवेज़ जैसे पी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, एन से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ई से एजुकेशन पे काम करना, डब्ल्यू से वाटर सैनिटेशन पे काम करना, एच से हेल्थ पे, आई से इम्यूनाइजेशन, पी से प्रोटेक्शन फ्रॉम पोलियो लाइक इरेडिकेशन हो गया। ठीक है, और एस से सैनिटेशन प्रोवाइड करना, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद बताते हैं कि मेडिकल केयर और हेल्थ केयर में क्या फ़र्क है। अब मेडिकल केयर वो केयर होगी जो कि डायरेक्टली फिजिशियन या फिजिशियन के कहने पे मुतारिफ करवाई जाएगी इंसान के अंदर। ठीक है, वाइल हेल्थ केयर क्या है, इंडिविजुअल्स को, फैमिलीज़ को, कम्युनिटीज़ को बाय द एजेंट्स ऑफ हेल्थ सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाएगी उसे हम हेल्थ केयर कहेंगे। ठीक है, फिर बताता है कि मेडिकल केयर भी जो है वो हेल्थ केयर का ही हिस्सा है। ठीक है, फिर प्रिंसिपल्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर। अब हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं हम एक पॉपुलेशन को, उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए, किन किन चीज़ों पे वो पूरी उतरनी चाहिए। सबसे पहले अवेलेबल होना चाहिए, लाइक ये स्पेसिफिक रीजन है, ठीक है, कंट्री का, यहाँ पे अगर हेल्थ केयर सर्विसेज प्रेजेंट नहीं होंगी तो हेल्थ कैसे बेहतर बनेगी। तो सबसे पहले अवेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक, एक्सेसिबल होनी चाहिए। अब ये ना हो कि पॉपुलेशन ज़्यादातर जो है यहाँ पे है और आपने अपना हेल्थ केयर सेंटर जो है यहाँ पे खोला हुआ है, तो क्या ये एक्सेसिबल होगी? नहीं। तो सेंटर में खोला जाए हेल्थ केयर सेंटर, ताकि यहाँ पे जो पॉपुलेशन यहाँ पे है, यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, वो सारी इजीली एक्सेस कर सकें हेल्थ केयर सर्विसेज को। ठीक है, फिर अफोर्डेबल होना चाहिए। अब ये ना हो कि टीका लगाने के 50,000 रुपीज़ ले रहे हो, नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है अफोर्डेबल होना चाहिए, फाइनेंशली लोगों पे बर्डन ना पड़े और वो उन सर्विसेज की तरफ आ सकें। जब सस्ती होंगी सर्विसेज तो हर कोई आएगा और जब महंगी होगी तो हर कोई भागेगा। ठीक है, और एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। अब ऐसी सर्विसेज ना प्रोवाइड की जा रही हैं जो कल्चरल या रिलीजियस बिलीव्स के बिल्कुल अपोजिट जा रही हों। ठीक है, पॉपुलेशन का माइंडसेट बना हुआ है, उसके अगर उसके मुताबिक ही आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है और एथिकल वेज में प्रोवाइड करनी है सर्विसेज। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं हेल्थ सिस्टम की तरफ। अब देखिए, पॉपुलेशन को हमने हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो वो कौन लोग होंगे जो कि हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। उनकी कोई क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए, क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ताकि बेहतर से बेहतर हेल्थ सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जा सके। अब यहाँ पे ये बताता है कि हेल्थ सिस्टम क्या है, कि इसका मकसद है हेल्थ सर्विसेज को डिलीवर करना। ठीक है, इसमें क्या आ जाता है, मैनेजमेंट सेक्टर आ जाता है सारा। ठीक है, मैनेजमेंट सेक्टर का क्या काम होगा, जैसे मैनेजमेंट सेक्टर हो गए, ठीक है, इनका काम ये होगा कि ये जो है सबसे पहले प्लानिंग करेंगे, फिर प्रायोरिटाइज करेंगे और अपनी फाइनेंशियल बजट को भी सेट करेंगे। मतलब वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी जिससे क्या है, हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी क्या हो सके, बेहतर बन सके। ठीक है, ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, जैसे प्लानिंग में क्या आ जाएगा कि किस तरह प्लान करना है, कोई अगर कम्युनिटी जो है इफेक्ट हुई है किसी हेल्थ प्रॉब्लम से, तो कैसे प्लानिंग करनी है कि हेल्थ प्रॉब्लम को डिक्रीज़ किया जा सके, मोर्टेलिटी रेट जो है उसको डिक्रीज़ किया जा सके, मॉर्बिडिटी को कैसे कम किया जा सके। ठीक है, ये हो गया। प्रायोरिटाइज कैसे करना है, अगर कोई एरिया है उसमें कोई डिजीज़ आ चुकी है तो किन लोगों को प्रायोरिटाइज करना है ओवर अदर्स, कौन सी डिजीज़ में किस डिजीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है ओवर द अदर डिजीज़। फिर फाइनेंशियल बजट, किस तरह बजट लेना है, किस तरह अपने जो है एम्प्लॉयज़ को सेट करना है किन सैलरीज पे, ताकि बेहतर से बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकें और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाता है कि एम क्या है हेल्थ सिस्टम का। अब एम का बताता है कि हेल्थ डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, सारे काम किस लिए किए जाएंगे, हेल्थ डेवलपमेंट के लिए। फिर कंपोनेंट्स आ जाते हैं, कंपोनेंट्स में क्या आएगा, कॉन्सेप्ट आ जाएगा, आइडियाज़ आ जाएंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे जो कि जिनकी मदद से प्रोवाइड की जाएंगी हेल्थ सर्विसेज, और पर्सनस होंगे। इसमें प्रोवाइडर्स आ जाते हैं, कंज्यूमर्स जाते हैं। कंज्यूमर्स में आम इंसान, प्रोवाइडर्स में हेल्थ प्रोफेशनल्स आ जाएंगे।
फिर हम आ जाते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि आज की जनरेशन में फर्स्ट जन है जैसे ये, इसकी नीड्स को पूरा करना ऐसे कि सेकंड जनरेशन को किसी तरह की डेफिशिएंसी का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट जनरेशन को दरख्त घर बनाने और ज़्यादातर एरिया में जो दरख्त हैं उनका यूज़ किया जा रहा है घर बनाने के लिए, तो ऐसे करना कि सेकंड जनरेशन को भी किसी किस्म की मुश्किल की सामना ना करना पड़े। ठीक है, वो भी अगर दरख्तों के थ्रू, वुड के थ्रू घर बनाना चाहें तो उनके लिए भी प्रॉपर प्रेजेंट हो और ऑक्सीजन और एयर पोल्यूशन भी ना हो, जिसकी वजह से वो भी सर्वाइव कर पाएँ। ठीक है, ये हो गई एक एग्जांपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। फिर आ जाते हैं सोशल एक्शन प्रोग्राम। अब सोशल एक्शन प्रोग्राम पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। पार्ट 1 में ये होगा कि 1992 से 1998 तक हुआ था। ठीक है, इसका क्या क्या फोकस थे? प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस करना, ठीक है, हेल्थ सर्विसेज, प्राइमरी एंड प्रिवेंटिव हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन हो गया, रूरल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन और फैमिली प्लानिंग पे फोकस करना। ठीक है, सेकंड में वही फर्स्ट वाले की तरह, लेकिन इसमें जो है कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन को भी इंक्रीज कर देना है। ठीक है, बाकी सारा वही है। फिर मैकॉनकीज कॉन्सेप्ट आ जाता है। अच्छा, मैकॉनकीज कौन था? एक ब्रिटिश एपिडेमियोलॉजिस्ट था। ठीक है, थॉमस मैकॉनकी नाम था, थॉमस मैकॉनकी नाम था उसका। ठीक है, इसने बताया था कि 4 तरह के फेजेस होते हैं जिससे डिजीज़ डेवलप हो सकती है इंसान की ज़िंदगी में। एट फर्टिलाइजेशन, प्रीनेटल डिजीज़, माँ के पेट के अंदर फर्टिलाइजेशन के वक्त डिजीज़ हो सकती हैं। इसमें सारी कौन सी आ जाएंगी? जेनेटिक डिजीज़ आ जाएंगी। ठीक है जो कि क्रोमोसोमल जेनेटिक डिजीज़ होगी। ठीक है, फिर प्रीनेटल डिजीज़ विच आर डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन की बात होगा। जेनेटिक इसमें इंक्लूड नहीं होगा, इसमें वो होंगी जैसे कोई माँ अगर प्रेग्नेंट है तो कोई जैसे ट्रॉमा वगैरह हो जाता है जैसे, या फिर रुबेला हो जाता है इन्फेक्शन, उसकी वजह से जो डिजीज़ होंगी वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन वाले उसमें रख देंगे हम। ठीक है, फिर पोस्ट नेटल डिजीज़ मतलब अब पोस्ट नेटल पीरियड है। ठीक है, अब ये जो डिजीज़ होंगी ये डिफिशेंसीज या हैजर्ड्स की वजह से होंगी। डेफिशिएंसीज में क्या आ जाते हैं? जैसे विटामिन सी की डेफिशिएंसी बच्चे में हो गई तो स्कर्वी होगा। ठीक है, और पोस्ट नेटल डिजीज़ विच अकर ड्यू टू मेल एडप्शन, ठीक है, एडोप्टेशन की वजह से। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जो कि बहुत ज़्यादा खाना खा रहा है, तो अब वो अपने इन्वायरमेंट के साथ अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, ओबीस हो जाएगा, फिट नहीं रहेगा और उसको अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में मुश्किल होगी। ओबेसिटी की वजह से वैसे ही मुख्तलिफ बीमारियों में चला जाएगा। तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। कल से हम इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़ स्टार्ट करेंगे।